नमस्कार। महाराष्ट्र के सियासत में आया बवंडर सियासी सुनामी में तब्दील हो गया है। ठाकरे सरकार अब संकट में आ गई है और यही सवाल हर किसी के दिल में कौंध रहा है कि क्या अब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार गिरेगी, अब बचेगी। लेकिन सियासी हवा तो सरकार की कश्ती को उड़ाती नजर आ रही है। यही वजह है कि ठाकरे सरकार खुद इस्तीफा देकर विधानसभा भंग करने की सिफारिश के मूड में है। फिलहाल राजनीति की बिसात में शिंदे ने जो पैंतरेबाजी की है, उसकी काट ठाकरे सरकार को नहीं मिल रही है। ऐसे में कैसे महाराष्ट्र के समीकरण बदलेंगे, महाराष्ट्र की राजनीति अब कौन कौन से रंग दिखाएगी, ये तमाम सवाल उठ रहे हैं, जिनको लेकर होगी आज हमारे राजनीतिक एक्सपर्ट से चर्चा। लेकिन फिलहाल की ताजा खबर यह है कि बगावत का झंडा बुलंद करने वाले एकनाथ शिंदे 46 से ज्यादा विधायकों का साथ होने का दावा कर रहे हैं। ये तादाद बढ़ भी सकती है। वहीं इस मुश्किल हालात में उद्धव ठाकरे के कोविड पॉजिटिव ये हो गए हैं, तो राज्यपाल कोश्यारी भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। आखिरी दौर में पहुंची महाराष्ट्र में लड़ाई में अब क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसी पर पेश है हमारा आज का स्पेशल महाराष्ट्र की महाभारत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल, मेरे साथ है सीनियर एडिटर राजेश सिंह। महाराष्ट्र की सियासत में नया बवंडर सियासी सुनामी में तब्दील तो यहां पर हो गया है और ठाकरे सरकार अब संकट में आ गई है। यही सवाल हर किसी के दिल में अब कौंध रहा है कि क्या अब महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे की सरकार गिरेगी या बचेगी। लेकिन सियासी हवा तो यहाँ पर लगातार कश्ती उड़ाती हुई नजर आ रही है। लेकिन चलिए हम इस पेशकश में आगे बढ़ेंगे और तमाम सवाल जो हमने अभी उठाते हुए आपको दिखाए हैं, इसके पीछे पूरी कहानी क्या है, इसी पर आज हमारी खास पेशकश है और इसमें हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हैं जिनसे आपका हम तारुफ कराएंगे। लेकिन उससे पहले मैं राजेश जी से पूछना चाहती हूँ। राजेश जी, बताएं हमें कि अब ये पूरा समीकरण नंबरों के लिहाज से कहां खेल बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, देखिए, अगर जो एकनाथ शिंदे जो क्लेम कर रहे हैं कि उनके पास 46 एमएलए का सपोर्ट है और 46 एमएलए उनके साथ हैं, तो बिल्कुल नंबर गेम जो है उद्धव ठाकरे के हाथ से निकल चुका है। अगर उद्धव ठाकरे के शिवसेना के 55 एमएलए थे, उस 55 में से अगर 40 एमएलए उधर चले गए हैं तो सरकार माइनॉरिटी में आ गई है। ऐसे में उद्धव ठाकरे ने जो 5 बजे की मीटिंग बुलाई है, उसमें व्हिप जारी किया गया है सारे एमएलए को यहाँ आने के लिए। लेकिन चूंकि ऑलरेडी सारे एमएलए गुवाहाटी में हैं, तो वो और एकनाथ शिंदे के साथ हैं, तो वो अगर नहीं आते हैं तो बिल्कुल ये क्लियर हो गया। और सुबह में जो बाइट आई थी जो संजय राउत का, उन्होंने साफ इंडिकेट कर दिया था कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हमें इस्तीफा देना पड़ेगा और सरकार चली जाएगी, सत्ता हमारे साथ चली जाएगी। तो ये तय है कि सत्ता जा रही है। अब वो सत्ता किसके हाथ में आती है, बीजेपी के हाथ में आती है, किस करवट बैठती है, ये डेवलपिंग स्टोरी है। आने वाले समय में हमें पता चलेगा। खुद की पार्टी बनाने से मना कर दिया एकनाथ शिंदे ने, क्योंकि एकनाथ शिंदे का ये कहना है कि वो ऑलरेडी 55 में से अगर 46 विधायक उनके साथ हैं तो वो ओरिजिनल शिवसेना है। और ये मामला भी शायद इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा कि क्या होगा, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ जो है उसके तहत 1/3 से ज्यादा मेंबर्स चाहिए उनको अपना अलग होने के लिए। इस केस में 55 में 46 अगर उनके साथ है, बिल्कुल तो ऑब्वियसली उनके पक्ष में है, सपोर्ट में जा रहा है। बिल्कुल, चलिए यहाँ पर तारुफ कराते हैं आपको हमारे मेहमानों से भी और बता दें आपको कि हम सबको इंतजार है उद्धव ठाकरे के संबोधन का, जिस पर हमारी नजर बनी हुई है। लेकिन वो शुरू हो उससे पहले हमारे साथ कांग्रेस नेता उदित राज मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक आचार्य श्रीकांत शास्त्री और साथ ही राजनीतिक पत्रकार अरविंद जेटली हमारे साथ है और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक मयूर पारिक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। अरविंद जेटली जी, आपके पास आऊंगी। सबसे पहले मुझे तो ये बताएं कि अब किस तरह से आपको शिवसेना की नैया डूबती हुई दिखाई दे रही है। आंकड़े यहाँ पर क्लियरली बता रहे हैं कि संकट में सरकार है। आगे की गतिविधि समीकरण आपकी एनालिसिस के मुताबिक कहाँ जाती हुई दिखाई दे रही है? कविता जी, देखिए, गुफा में अंधेरा चाहे जितनी हो, किनारे पर रोशनी जरूर होती है। लेकिन शिवसेना ने इस किनारे की रोशनी को तब बंद कर दिया जब विधायक दल के नेता के पद से एकनाथ शिंदे को हटा दिया। उसी दिन तय हो गया कि अब शिवसेना के लिए एकनाथ शिंदे जो है बहुत महत्वपूर्ण नहीं रह गए हैं। दरअसल शिवसेना इस मुगालते में थी कि उनकी बगावत जो है इस कदर आगे नहीं बढ़ेगी कि पार्टी को जो है सत्ता से भी हाथ धोना पड़ेगा। और अब हालात तो यह हो गया है कि एकनाथ शिंदे पूरी पार्टी पर ही जो है अपना दावा करने की स्थिति में आ गए हैं। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में जिस तरह अखिलेश यादव और उनके पिता के बीच पार्टी के कमान को लेकर के किस तरह से मामला बढ़ा और अंत में मुलायम सिंह को घुटने टेकना पड़ा।
आप आंध्र प्रदेश में नायडू का प्रकरण भी आपको अच्छी तरह से याद होगा। तो आज स्थिति यह हो चुकी है कि 2/3 से अधिक जो है विधायक एकनाथ शिंदे के पाले में खड़े हैं। आज 3 विधायकों के पुनः जो है गुवाहाटी पहुंचने की बात आई, यानी 2/3 जो है मेजॉरिटी आज की तारीख में एकनाथ शिंदे के साथ, यानी अब तस्वीर पूरी तरह से साफ हो गई है और शिवसेना व्यर्थ का व्यायाम करती नजर आ रही है। कारण उसका स्पष्ट है, जब आपके पास विधायक नहीं रहेंगे तो स्वाभाविक रूप से आप चाहे व्हिप जारी करिए, जैसा कि उन्होंने व्हिप जारी किया कि 5 बजे की मीटिंग में जो है सभी को उपस्थित होना अनिवार्य है, अन्यथा जो है उनको जो है पार्टी से निकाला भी जा सकता है। लेकिन अब वो हालात नहीं है, वो तकनीकी स्थिति पूरी तरह से बदल गई है। देखिए, जब 23 नवंबर 2019 को देवेंद्र फडणवीस जब मुख्यमंत्री का शपथ लिए, उस समय भाजपा की तैयारी उस तरीके से नहीं थी। 3 दिन बाद 26 नवंबर 2019 को उनको इस्तीफा देना पड़ा। आज की तारीख में जो अर्जुन जी आपके पास वापस आएंगे, लेकिन उससे पहले हमारी सहयोगी मुंबई से श्वेता जो है वो फिलहाल ताजा हालत पर अपडेट दे रही है। श्वेता, हम सबको इंतजार है उद्धव ठाकरे के संबोधन का, फिलहाल किस तरह से गतिविधि लगातार बदल रही है और तेजी पकड़ रही है, बताएं। जी बिल्कुल कविता, देखिए महाराष्ट्र में महासंकट छाया हुआ है। राजनीति की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कुर्सी की महाभारत लगातार चालू है। हम आपको बता दें, इस वक्त हम वाईबी चौहान केंद्र पे मौजूद हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। यहाँ पर लगातार मीडिया के जितने भी कर्मी हैं यहाँ पर आकर रुके हैं। लगातार गतिविधियों का दौर भी चालू है, बैठकें चालू है। और वहीं अगर आपको ताजा अपडेट दे दें हम कविता, देखिए 2 मुख्य बातें हैं जो हमें इस वक्त समझनी होगी। सबसे पहली तो यह कि कुछ ही देर में अभी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे संबोधन देंगे जनता को, जिसमें क्या कुछ बड़े फैसले या क्या कुछ बड़े नियम निकलकर सामने आ सकते हैं, ये देखना होगा। और दूसरी बात, वहीं अगर हम ऑपोजिशन की बात करें तो देखिए लगातार निर्दलीय विधायकों के साथ वहां पर बैठकों का दौर जारी है। यानी कि एक और जहां सेना अपने खुद के विधायक नहीं इकट्ठा कर पा रही है, उसमें नाकामी हाथ लग रही है कविता, लेकिन साथ में ऑपोजिशन में हम देख रहे हैं जो फिलहाल अभी भाजपा, अब हमें ज्यादा उनका पल्ला भारी नजर आ रहा है, वहां पर विधायकों के साथ मीटिंग हो रही है। एकनाथ शिंदे ने इस बात को हमेशा दोहराया है, इस बात का दावा किया है कि उनके पास लगभग 45 विधायक हैं। बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि अगर हम गणित में से समझें तो 55 में से अगर 45 उनके पास है तो इनके पास आप समझ लीजिए सेना के पास ज्यादा कुछ हाथ में बचा ही नहीं है। कल वर्षा बंगलो में जो मीटिंग हुई थी वहां पे केवल 18 विधायक ने अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई थी। आज तो वह भी फिसलते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे हर एक दाव पेच सेना को कर चलना होगा, क्योंकि ये राजनीति है। महाराष्ट्र में हमने 2019 से देखा है किस तरीके से पल दो पल में ये बदलती हुई नजर आती है, लेकिन इस बार जो बागी है वो सेना के खुद से है, यानी कि सेना की खुद से लड़ाई है। यहाँ पर हम कांग्रेस या एनसीपी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं सेना ने अपने ही बागी नेता के कारण अब कहीं सत्ता खो न देने का डर मंडरा रहा है। कविता, चलिए श्वेता, आप नजर बनाए रखें इस पूरे समीकरण पे, लगातार आपसे अपडेट देते रहेंगे। राजेश जी, यहाँ पर कमलनाथ जी ने कहा कुछ देर पहले ही कि महाराष्ट्र की मिट्टी हम पलीत नहीं होने देंगे। इस तरह के बयानबाजी का मतलब क्या है? यहाँ पे तो पूरी तरह से उनके हाथ से बाजी निकलती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, शिवसेना के हाथ से बाजी निकलती हुई दिखाई नहीं दे रही है, निकल चुकी है, क्योंकि अगर 46 उनके साथ पे नहीं है तो निकल चुकी है। अब ये देखने वाली बात होगी। चलिए हम अपने एक्सपर्ट के पास ही चलते हैं। मयूर, आपसे जानना चाहेंगे कि अब एनसीपी और कांग्रेस के पास क्या विकल्प है? क्या आपको लगता है कि बीजेपी जो है वो शिवसेना के साथ ही मिलकर सरकार बनाएगी, या बीजेपी एनसीपी के पास भी जा सकती है? देखिए, किसी भी सूरत में इस समय अब जो परिस्थितियां बनी हुई है, एक बात बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस और एनसीपी के पास इस समय कोई विकल्प नहीं है। ये दोनों ही पार्टियां बिल्कुल मूक दर्शक बनकर शिवसेना के भीतर ये जो राजनीतिक घमासान और उनकी जो अंदरूनी खींचतान है, वो तमाशा देखने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अगर आप मध्य प्रदेश को ध्यान से देखें तो कमलनाथ जो है वो इस समय महाराष्ट्र भेजे गए हैं। कमलनाथ खुद ऑपरेशन कमल के भुक्तभोगी रहे हैं। तो कमलनाथ जो है वो मध्य प्रदेश में जब वो मुख्यमंत्री बने हुए थे तो बिल्कुल इसी पैटर्न में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी और शिवराज सिंह चौहान इनकी मदद से एक बार फिर मुख्यमंत्री बने थे। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बिल्कुल एकदम साफ बात है कि वो अब जो है शिवसेना के साथ में, यानी कि शिवसेना का जो गुट शिवसेना से टूट के अलग हुआ है, निश्चित तौर पे उसी के साथ वो अब सत्ता स्थापन करने जा रहा है। बिल्कुल।
चलिए इस बीच क्या कहना है एकनाथ शिंदे का आपको बताते हैं, एक बार सुनते हैं एकनाथ शिंदे ने किस तरह से अपने दांव खेले हैं। आज आम्ही बाळासाहेबांचे विचार घेऊन पुढे चाललेलो आहोत आणि आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे बाळासाहेबांच्या हिंदुत्वाचा विचार याच्यामध्ये कुठलीही तडजोड आम्ही करणार शिवसेना के 40 MLA अभी यहाँ मौजूद है और सभी लोग जो है हम बाला साहब ठाकरे जी का जो हिंदुत्व है इस और उनकी जो भूमिका है उसको हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं। मुझे किसके ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करनी है। मुझे इतना ही बात है कि जो शिवसेना के MLA हैं आज यहाँ मौजूद है और बाला साहब की जो हिंदुत्व की बात है उसे हम लोग आगे जाएंगे। चलिए इस बीच महाराष्ट्र के सियासी उठापटक के बीच एक और दिलचस्प वाकया सामने आया है, जहां सूरत होटल से शिवसेना विधायक नितिन देशमुख भागकर नागपुर पहुंच गए हैं। नागपुर पहुंचने के बाद उन्होंने आगे कहा कि मुझे बेहोश करने की कोशिश की गई और जिससे मैं कुछ समझ नहीं पाऊं और मैं उद्धव ठाकरे का शिवसैनिक था, शिवसेना में रहूंगा। इस दिन का पूरा इतिहास मैंने बताया है कि रात को 3 बजे मैं होटल से 12 बजे निकला हूँ। रास्ते पे 3 बजे खड़ा था, लेकिन 100-200 पुलिस मेरे पीछे थे। मैं कोई वाहन आया तो वाहन में मैं बैठना चाहता था, लेकिन कोई वाहन को बैठने नहीं देते थे। बाद में 100-150 पुलिस ने उठा के मेरे को हॉस्पिटल में लेके गए और वहाँ ऐसा एक नाटक रचा है कि मेरे को अटैक आ गया और ऐसा संदेशा दिया, लेकिन अटैक आने का कारण बता के कुछ तो भी मेरे बॉडी पे प्रक्रिया करना चाहते थे, यानी मेरा घात करना चाहते थे, लेकिन ईश्वर की कृपा से मैं सही सलामत हूँ, अभी भी अच्छा हूँ। मेरे को कोई प्रकार का अटैक आया नहीं, कोई प्रकार के मेरे BP शुद्धा बढ़ी नहीं है। सर आप किसके साथ हो? अरे मैं उद्धव जी ठाकरे साहब के साथ में हूँ, हमारे नेता जी है। चलिए इस बीच बता दर्शकों को एक बार फिर से कि हम सबको उद्धव ठाकरे के संबोधन का इंतजार है। अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को वो संबोधित करने वाले हैं फेसबुक के जरिए, लेकिन इस बीच कांग्रेस नेता उदित राज हमारे साथ जुड़ गए हैं। उदित जी स्वागत है आपका। बताएं रस्सी में कितनी जान बची है कि पूरी जल गई? देखिए ऐसा है कि ऐसे में तो मार करके, पीट के, डरवा करके, धमका करके 90% लोगों को जो भी मन हो काम कराया जा सकता है। मध्य प्रदेश में यही हुआ कि कांग्रेस के MLA को पहले गुड़गांव लाए, फिर बेंगलोर ले गए। बेंगलोर जहां होटल में रखा, हमारे नेता लोग मिलने गए, मिलने नहीं दिया। मणिपुर में, गोवा में भी यही हुआ। तो एक MLA का जो बयान है अपने आप में चश्मदीद बयान है कि किस तरह से बेहोश करने की कोशिश किया जा रहा है, किस तरह से हमारे नेता राहुल जी को कितने दिनों तक ED से परेशान किया गया। उत्तर प्रदेश का चुनाव जीता गया, सुश्री मायावती तो डर की वजह से राजनीति में बैठ गई, समर्थन दे दिया। तो ED, इनकम टैक्स, CBI का, IB का इन्हीं के पास है, दुरुपयोग है, उसी का संदर्भ में बताइए ना, महाराष्ट्र के संदर्भ में बताइए यहाँ पर किस तरह से खेल हुआ है। अब ये तो बीजेपी जानेगी ना कि कैसे उनको किडनैप किया है, या MLA बताएंगे। उदित जी आप कह रहे हैं कि उन्हें किडनैप किया गया। 2%, 4%, 10% MLA को किडनैप किया जा सकता है। आपके तो शिवसेना के तो 90% बाहर चले गए हैं। 90% MLA को किडनैप करना क्या इतना आसान है? आप कह सकते हैं मध्य प्रदेश में सिंधिया खुद बाहर आ गए, आपके साथ नहीं रहे। तो आप राजस्थान में आपने बचा लिया, सचिन पायलट नहीं आ पाए। तो अगर आप अपने घर को ठीक से नहीं रख पा रहे हैं तो इस पे बीजेपी को क्यों आरोप लगा रहे हैं? गोवा में नहीं रख पाए, मणिपुर में नहीं रख पाए, मध्य प्रदेश में यही हुआ। अभी यहाँ पर ऐसा हो रहा है और कर्नाटक में यही हो रहा है। कुछ को किडनैप कर लिया, कुछ को ED का नोटिस दिखा दिया, कुछ का इनकम टैक्स का कर दिया, कुछ को लालच दे दिया। यही हुआ और हो क्या रहा? कोई काम हो रहा है क्या? तो यह कह देना कि आप अपने गुट को साथ नहीं रख पा रहे हैं।
ये आपका फेलियर है, तो आप अपने फेलियर को मानिए। जब शुरू में सरकार नहीं, आप महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में जब चुनाव हुए थे तो जनता ने बीजेपी और शिवसेना को मत दिया था। उस समय आपने एनसीपी के साथ मिलकर और शिवसेना के साथ मिलकर बीजेपी को साइडलाइन कर दिया था और सरकार बना ली थी, तो वो भी गलत था। अगर आप देखिए तो जनता के मत को आपने नकारा था। जबरदस्ती 5 बजे सुबह कहा जा सकता है कि भोर में शपथ कहीं दिलाया गया दुनिया के इतिहास में? ये तो गुंडागर्दी है। गुंडागर्दी से किसी को कह सकते हैं। गुंडागर्दी इनकी है कि 40 जो विधायक हमारे 44 से उन्हें उठा ले जाएं, या तो शिवसेना के। ये तो यहाँ पर तो अपराधीकरण हो गया है। अपराध का राज है तो कुछ भी थोड़ा सा हम करते हैं विस्तार से। श्रीकांत शास्त्री जी, आप बताएं यहाँ पर जो उदित जी कह रहे हैं ये गुंडागर्दी है या ये अपने घर को ही नहीं संभाल पाए? क्योंकि तभी ही तो अब अपने एमएलए को ही नहीं खुश कर पाए, आप उन्हें ही अपने साथ नहीं रख पाए, तो इसका फायदा कोई ना कोई पार्टी तो उठाएगी ना। नहीं, ये उत्तर प्रदेश में भी रोमेश भंडारी राज्यपाल थे, रातों रात में सरकार कल्याण सिंह की बदल दी थे। तो ये तो कांग्रेस में होता चला। रही बात ये शिवसेना और शिंदे जी की, तो ये स्थिति वही हुई है जिस तरह से बिहार में अभी कुछ दिन पहले चिराग पासवान और पशुपत पारस जी का था, तो सारे सांसद पशुपत पारस जी के साथ चले गए थे, चिराग जी अकेले रह गए थे। पार्टी, सुप्रीम कोर्ट, निर्वाचन आयोग ने पशुपत पारस जी के साथ मान्यता मिली। उसी तरह से होता दिखाई दे रहा है महाराष्ट्र में भी, ठीक उसी पैटर्न पर जा रहा है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में भी एकनाथ शिंदे की जो गुट है वही असली शिवसेना हो जाएगी और उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे जो वही जी पशुपत पारस और रामविलास चिराग पासवान के संदर्भ में जो हुआ है। लेकिन इन सब चीजों के बीच में आप एनसीपी को कहां देखते हैं? एनसीपी की पॉलिटिक्स अब आप कहां देखते हुए जा रहे हैं? वो किस तरफ जाएगी? एनसीपी कांग्रेस वही केवल मूक दर्शक देख रही है, इधर उधर कर रही है, छटपटाएगी और कुछ नहीं कर पाएगी। नहीं, ये बहुत दिलचस्प आपने बात कही। मयूर जी, आप कितना इंतफाक रखते हैं इस विश्लेषण से? क्योंकि देखिए, हिंदुत्व जो है, और एकनाथ शिंदे खुद भी कह रहे हैं कि हम असली शिव सैनिक है, तो कहीं ना कहीं शिवसेना, उद्धव ठाकरे वाली जो शिवसेना है, अगर मैं ऐसा बोल सकूं, वो कहीं ना कहीं अपने इस एजेंडे से भटक गई है। देखिए, आप बड़े ध्यान से देखिए महाराष्ट्र की राजनीति को। उद्धव ठाकरे जब से पॉलिटिक्स में एक्टिव हुए हैं, शिवसेना के कई सारे स्टॉलवर्ट जो है वो पार्टी छोड़ के बाहर चले गए। राज ठाकरे बाहर गए तो उन्होंने उद्धव ठाकरे को खूब कोसा। जिसके बाद नारायण राणे पार्टी छोड़ के गए, उद्धव ठाकरे को खूब कोसा। उसके बाद छगन भुजबल पार्टी छोड़ के गए, उद्धव ठाकरे को खूब कोसा। अब जो है एकनाथ शिंदे पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, वो भी उद्धव ठाकरे के ऊपर उंगली दिखा रहे हैं। पहले 3 केस में क्या था कि वो तीनों ने तब पार्टी छोड़ी थी जब शिवसेना सत्ता में नहीं थी। और दूसरी बात यह है कि जब उन्होंने पार्टी छोड़ी तो अपने साथ में कुछ एमएलए लेके गए, कुछ कैडर लेके गए, कुछ कार्यकर्ता लेके गए, लेकिन कवर अप करने के लिए और पार्टी को फिर से एक बार खड़ी करने के लिए बाला साहेब ठाकरे खुद मौजूद थे। वो खुद मैदान में आए थे। ये तीनों जब स्टॉलवर्ट्स ने पार्टी छोड़ी थी तो बाला साहेब ठाकरे खुद मैदान में आए थे। अब की बार इससे गेम बिल्कुल उलट हुआ है। ये है कि शिवसेना जो है वो सत्ता में है और फिर एक बार एक स्टॉलवर्ट पार्टी छोड़ के जा रहा है, लेकिन अब की बार वो कैडर को लेके नहीं जा रहा, वो कुछ एमएलए को नहीं लेके जा रहा, बल्कि पूरी की पूरी पार्टी को लेके जा रहा है। और कवर अप करने के लिए अब बाला साहेब ठाकरे नहीं है। इतना ही नहीं, बीजेपी जो कि शिवसेना के साथ ये तीनों नेता जब पार्टी छोड़ के गए। जी बताइए। इस पे हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या ये तब आप ये कहेंगे कि उद्धव ठाकरे का ये सबसे गलत डिसीजन था कि वो चीफ मिनिस्टर बने? क्योंकि बाबा साहब जब तक थे उन्होंने कभी भी कोई पोस्ट नहीं लिया, हमेशा वो पार्टी के हेड ही रहे। तो ये जो पोस्ट लिया उद्धव ठाकरे ने, इसको लेकर पार्टी में काफी असंतोष फैला। एकनाथ शिंदे जो थे वो साइडलाइन हो गए और सिर्फ उन्होंने ही पोस्ट लिया, अपने बेटे आदित्य ठाकरे को भी मंत्री बना दिया। हाँ, देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, जैसे कि मैंने ये एक पहली बात बताई, अब दूसरी बात आप सुनिए। शिवसेना अधिकांश समय तक महाराष्ट्र की राजनीति में हमेशा
विपक्ष में रहा है, उसकी राजनीति हमेशा जो है वो सरकार के खिलाफ लोगों का जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको कैटर करने में रहा है, लेकिन सेंटर में वो हमेशा जो सेंट्रली रूल्ड पार्टी होती है उसके साथ अलाइन होती है, यानी कि वो महाराष्ट्र में विपक्ष में होती है और सेंटर के साथ अलाइन होती है। आप देखिए प्रतिभा सिंह देवी पाटिल चुनाव लड़ रही थी, उन्होंने बीजेपी को वोट नहीं किया, उन्होंने जो है वो कांग्रेस को वोट किया। ऐसे कई सारे मामले आएंगे जब आप देखेंगे कि सेंट्रली रूल्ड जो भी प्राइम मिनिस्टर थी या पार्टी थी उसके साथ हमेशा शिवसेना जो है वो अलाइंड रही थी, बावजूद इसके कि वो एनडीए का हिस्सा थी, वो एनडीए से अलग होकर अपना स्टैंड देती थी। अब की बार इससे बिल्कुल उल्टा है, जो शिवसेना है वो महाराष्ट्र में सत्ता में है और सेंटर के साथ जो है वो एंटी में है। उसी तरह से जो दूसरा उलटफेर हम देख रहे हैं वो ये है कि जो ठाकरे फैमिली है वो हमेशा पार्टी देखती थी, पॉलिसीज देखती थी, कैंपेन देखती थी, लेकिन सत्ता में फैमिली वाला आदमी नहीं बैठता। लेकिन अब की बार जो है पार्टी का ही आदमी सत्ता में बैठा है। तो राजनीति के अंदर शिवसेना पार्टी ने बहुत छोटे समय के अंदर बहुत बड़ा बदलाव जो है वो अपने आप में लेके आया है और इसकी वजह से पूरा का पूरा कैडर हो या जनप्रतिनिधि हो वो कहीं ना कहीं अलाइन नहीं हो पाए और गठबंधन की राजनीति होने की वजह से बहुत सारे कंपल्शंस रहे और शायद इसीलिए मैं मान रहा हूं कि इतनी ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो हमें शिवसेना में देखने को मिल रही है। एक पॉइंट में यहाँ पे फिनिश कर दूं, अभी उदित राज जी यहाँ पे बता रहे थे, सम्माननीय भूतपूर्व सांसद दिल्ली के, कि भाई कांग्रेस पार्टी जो है उनके एमएलए को धमकाया जाता है, डराया जाता है। 2 दिन पहले एक बड़ा ही विचित्र वाकया हुआ विधान परिषद के चुनाव में महाराष्ट्र में, जब चंद्रकांत हांडोरे जो कि एसटी चेहरा है कांग्रेस पार्टी का, ये चंद्रकांत हांडोरे 2 वोट से जो है, मतलब 2 वोट नहीं शायद ज्यादा वोट थे, हार गए। और वो तब हारे हैं जब कांग्रेस पार्टी के गुप्त मतदान पद्धति में 3 विधायकों ने क्रॉस वोट किया। तो जब गुप्त वोटिंग हो रहा है, कौन आपकी पार्टी को वोट नहीं करने वाला है ये बात किसी को पता नहीं चलने वाली है। तब भी अगर आपके एमएलए एंटी पार्टी वोट करते हैं, दैट प्रिसाइसली मीन्स कि आप अपने एमएलए को अपने साथ में नहीं रख पा रहे हैं। तो देयर इज अ प्रॉब्लम। देखिए एनसीपी पार्टी के एक भी एमएलए ने क्रॉस वोट नहीं किया, लेकिन कांग्रेस के 3 एमएलए ने क्रॉस वोट किया। 13 जो अपक्ष के एमएलए थे उन्होंने क्रॉस वोट करके बीजेपी को वोट किया। तो कहीं ना कहीं इसमें ईडी सीबीआई वगैरह नहीं आता है, वो मच लेटर स्टेज की बात है, लेकिन विद इन पार्टी भी प्रॉब्लम्स चल रही है, वो हमें साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। एक और चीज यहाँ पर जो डेवलपमेंट है उस पर मयूर जी आपका टेक लेना चाहेंगे। आदित्य ठाकरे जो हैं अब वो कमान संभालते हुए दिखाई दे रहे हैं, बागी विधायकों से वो बातचीत कर रहे हैं, इतना ही नहीं भावुक होकर वो अपील कर रहे हैं। तो अब मयूर जी इसको हमें कैसे देखना चाहिए? क्या वाकई ये हिम्मत तो हार नहीं रहे हैं बिल्कुल, लेकिन आदित्य ठाकरे जिस तरह से विधायकों को लुभा रहे हैं, भावुक होकर उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, ये पैतरा काम आएगा? इनका अगर मैं पूछना चाहूँ, जैसे कि मराठी में शब्द कहा जाता है वट, इनका वट कितना होगा पार्टी में कि क्या लोग वाकई भावुक होकर इनकी बातों में आएंगे? भाई साहब ये हो गए हैं शून्य। आप एक बात को बड़े ध्यान से समझ लीजिए कि इस समय नंबर्स इनके पास नहीं है। अब अगर वो कुछ कर सकते हैं तो विनंती कर सकते हैं, और ये कल्चर अगेन शिवसेना में विनंती वाला कहां से आया? जैसे आप कह रहे थे वट, तो आप वट की बात कर रही हैं, लेकिन यहाँ पे मराठी शब्दों में है फोडून टाकलं, दाखवून दिलं, सोडणार नाही, खंजर, दाखवून देऊ तुम्हाला, ये सारे शब्द जो है ये शिवसेना की डिक्शनरी में थे, ये उनकी वोकेबुलरी थी। चाहे रैली हो, चाहे पार्टी में किसी के साथ संवाद करना हो, या फिर पत्रकारों के साथ में बातचीत करनी हो। आप संजय राउत की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए, अरे हम भी देख लेंगे, आप जैसे तो बहुत देखे, पहले भी थे, बाद में भी आएंगे, और अब विनंती पे उतर आए। ये वोकेबुलरी कैसे चेंज हुई? और आदित्य ठाकरे ने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दोपहर को 3 बजे ट्विटर पे अपना बायोडेटा चेंज किया है। उनका बायोडेटा जो था वो था एनवायरमेंट मिनिस्टर का, और इस समय उनका बायोडेटा जो है उसमें से एनवायरमेंट मिनिस्टर ये चीज डिलीट हो चुकी है। तो उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे, इन दोनों ने सरकार में कमान संभाली, सारे फैसले यहीं लेते थे, सारे काम यहीं करते थे,
और जो दूसरे कद्दावर नेता थे वो साइडलाइन हुए थे। अब ये विनंती का कोई मतलब नहीं है। आपने जो है एकनाथ शिंदे को उस पद से हटा दिया, वहां पर हटा करके जो आपने अजय चौधरी जो कि शिवड़ी से एमएलए हैं उनको विधायक दल का नेता चुना। आज शाम को सुनील प्रभु जो कि गोरेगांव दिंडोशी विधानसभा क्षेत्र से एमएलए है, उन्होंने लेटर इश्यू किया और कहा 5 बजे जो भी एमएलए नहीं आएगा वो एमएलए डिस्क्वालीफाई गिना जाएगा। जवाब में एकनाथ शिंदे ने लेटर इश्यू कर दिया और 34 विधायकों के साथ पत्र आज शाम को 4:30 बजे उन्होंने फैक्स से गवर्नर को भेज दिया कि मैं पार्टी का लीडर हूं और इस नाते ये जो शिवसेना पार्टी ने मीटिंग बुलाई है इस पार्टी का कोई औचित्य नहीं है, वहां पे लिए गए फैसले मान्य नहीं होंगे। तो इस प्रकार से अब ये दांवपेच शुरू हो चुके हैं। तो अब ये जो विनंती है, बातचीत है, चर्चा है, अब मैं एक बहुत बड़ी बात आपको बताऊंगा। जब एकनाथ शिंदे यहां से गए तो उनके पास 34, 35, 38 इतने विधायक नहीं थे। आज सुबह की घटना है, मैं जिस एरिया में हूं उस एरिया की जो एमएलए हैं गीता जैन, ये गीता जैन निर्दलीय चुन आई है और शिवसेना में उन्होंने इंडक्शन हुआ है, अब वो शिवसेना में शामिल हुई है। आज सुबह को वो देवेंद्र फडणवीस से जाके मीटिंग करती है और वो गुवाहाटी के लिए रवाना हो जाती है दोपहर की फ्लाइट से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये पूरा शिवसेना के अंदर की ग्रिप गई है। बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरविंद जेटली जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। अब इस सारी परिस्थितियों में अगर एकनाथ शिंदे जो है वो बन जाते हैं शिवसेना के नए लीडर, और ये इसमें अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि मनसे का स्टैंड आप कहां देखते हैं? राज ठाकरे को आप कहां देखते हैं? वो क्या फिर शिवसेना के करीब आने की कोशिश करेंगे अगर एकनाथ शिंदे आ जाते हैं तो, क्योंकि पारिवारिक कारणों से ही वो अलग हुए थे? देखिए, जुदा होने के डर से कोई दिल लगाना छोड़ नहीं देता है। बिल्कुल आपने सही कहा, राज ठाकरे के लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी, लेकिन वो उसमें कितना जो है जान फूंक पाएंगे, कितना उबाल पैदा कर पाएंगे, या इसलिए महत्वपूर्णहीन हो जाता है कि दलीय विचारधारा और सैद्धांतिक प्रतिबद्धता की लड़ाई एकनाथ शिंदे लड़ रहे हैं। वह जो है मातोश्री को चुनौती नहीं दी है। जो एक भक्ति का सूत्र हुआ करता था मातोश्री के आगे घुटने टेक करके, उसको जो है सीधे चुनौती दी है। यानी उसकी जो पावर था, शक्ति था, उसके सामने एकदम डट करके खड़े हुए। यानी साफ जाहिर है कि केवल एकनाथ शिंदे के 10-12 जो बहुत बेहद करीब नेता थे या विधायक कह सकते हैं, वही उनके साथ नहीं। आज की तारीख में जो जो बार-बार एकनाथ शिंदे कर रहे हैं कि बाला साहब का जिक्र कर रहे हैं, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, यानी उनका जो है एजेंडा सीधे साफ है कि जो उद्धव ठाकरे जी की जो सरकार थी वो पूरी तरह से जो हिंदुत्व की विचारधारा थी, जो बाला साहब की एक सोच थी, उसके खिलाफ जा रही थी। इसलिए हमने जो है बगावत का रुख अपनाया है। तो ऐसी स्थिति में अगर आज की तारीख में उद्धव ठाकरे साहब जनता को संबोधित करते हैं और आरोप लगाते हैं कि नहीं एकनाथ शिंदे जो है पार्टी के साथ घात किए हैं, उससे पहले उन्होंने जो है यह सवाल छेड़ दिया है कि जो हमारी एक सैद्धांतिक प्रतिबद्धता थी, जिसके साथ मिलकर के चुनाव लड़े थे, उसके खिलाफ साझे का बाजा बजा करके सरकार बनाए, लेकिन उससे वो पूरी पार्टी सहमत नहीं है। देखिए, कहावत है कि बूढ़े शेर को अपनी बादशाहत कायम रखनी है तो अपने बच्चों की कुर्बानी देनी पड़ती है। उद्धव ठाकरे जो है आदित्य ठाकरे की कुर्बानी नहीं दी है। जिस तरह से एकनाथ शिंदे के अर्बन डेवलपमेंट कार्यक्रम को बार बार जो टोक रहे थे, उसमें हस्तक्षेप कर रहे थे, इससे साफ जो है एकनाथ शिंदे को लग गया कि हमें साइड करने की पूरी तरह से तैयारी हो रही है। तो कोई भी एक बड़ा नेता जो 4 बार का जो विधायक रहा है, वो अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर के जो है कहीं ना कहीं जो है अपनी नई रणनीति बनाएगा। और चूंकि सही कहा आपने, लेकिन अब यहाँ पर आगे रणनीति क्या क्या अपनाई जा रही है, क्योंकि इस बीच अब खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे अपने फेसबुक लाइव को उन्होंने थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया है, उसमें देरी की है, और एकनाथ शिंदे की वजह से उन्होंने ये देरी की है क्योंकि शाम को 7 बजे जो है एकनाथ शिंदे ने कहा है कि वो जो है अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। फूक खबर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उद्धव ठाकरे कदम रख रहे हैं। इस बीच ये पता चला है कि वो शाम को शायद 6 बजे शरद पवार से भी मिले, तो देखना होगा कि किस तरह से ये समीकरण अब उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बीच बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, खास पैनल पे आप जुड़े और चर्चा की हमसे। लेकिन इस बड़ी खबर पर महाराष्ट्र में जो सियासी संग्राम चल रहा है, इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। आप भी टीना स्वदेश के साथ बने रहें। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। नमस्कार।